अस्सलाम वालेकुम जी। गुज़िश्ता 36 दिनों से हमारे जितने भी कुलीग हैं जो यूट्यूब के ऊपर व्लॉग्स करते हैं वो ये कह के मरने वाले हो गए हैं, हाफ गए हैं, उनकी ज़ुबानें बाहर को लटक पड़ी हैं कि जनाब साहब को बहुत गुस्सा है, अदारे ने तय कर लिया है, अब किसी को सुपेर नहीं किया जाएगा, किसी की जान बख्शी नहीं की जाएगी, सबके साथ बराबर का सलूक होगा, सबके साथ ये किया जाएगा, अब आपको पता चलेगा। ये बिल्कुल वैसे ही दास्तान है जिस तरह के इमरान खान की हर बोंगी के ऊपर यूथी, मतलब ये बिल्कुल वैसी हरकत है। इमरान खान जो भी बोंगी मारना था वो कहते देखा खान ने कैसा दिया, फिर ठीक है अब देखना तुम। खान ने ऐलान कर दिया कि मैं पिंडी जाऊंगा, अब देखना पिंडी जाने का ऐलान हो गया। खान ने कहा मैं जलसा करूंगा, अब देखना तुम क्या होगा। ठीक है, जब से खान साहब इक़्तिदार से महरूम होकर ज़हनी तवाज़ुन से भी महरूम हो गए थे तो वो रोज़ाना कोई ना कोई हरकत फरमाते थे और यूथिए उनके सामने अब देखना कैसे खान चीखें निकलवाता है। ये उन्होंने जनाब गुगली फेंकी है और जनाब देखिएगा बड़े बड़े जो तजिया निगार हैं जो प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत मीडिया के ऊपर मुसल्लत किए गए हैं, जैसे मुर्तज़ा वहाब कराची पे मुसल्लत किए गए हैं, वैसे ये यूथिए जो थे ये प्रोजेक्ट इमरान खान के तहत कौम के अज़हान के ऊपर और समात और बसारत के ऊपर मुसल्लत किए गए थे। इन यूथियों के बारे में उन्होंने फरमाया तो चलते में आया। तो ये यूथिया हजरात जो हैं ये जिस तरह कहते हुए पाए जा रहे थे उस तरह ही हमारे व्लॉगर्स हजरात जो हैं वो ये कहते 36 दिन हो गए ने, अब देखना तुम क्या होता है। तो और जनाब अब देखा ना आदिल राजा के साथ क्या होगा, अब देखना तुम बाकियों के साथ क्या होता है, शाहीन से भाई के साथ क्या होता है, हैदर मेहदी के साथ क्या होता है। ठीक है, कुछ भी नहीं होना। उन्होंने बड़े आराम से कहना है जी हमने प्रिंसिपली डिसाइड किया है कि ख़वातीन के केसेस जो हैं वो फौजी अदालतों में नहीं किए जाएंगे और यूँ खदीजा शाह और दूसरी तमाम ख़वातीन जो हैं वो फारग। अब ये तो नहीं हो सकता कि यास्मीन राशिद का केस फौजी अदालत में जाए और खदीजा शाह का केस ना जाए। सबके केसेस जो हैं वो सिविल अदालतों के अंदर, और सिविल अदालतों को जिस तरह मैनेज कर रखा है जनाब ट्रक्का अली सरकार जनाब मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने जिस तरह मैनेज कर रखा है, उसके बाद तो मेरा मतलब है कि कोई गुंजाइश ही नहीं बचती ना कि अदालत उनको कहेगी ज़हे नसीब आप तशरीफ़ लाए, गुड टू सी यू, आपके ख़िलाफ़ ये किसने केस बना दिया, जाए हम नहीं बोलते केस फारग के, यानी वो पुलिस जाएगी कि पाए ने इन्होंने गिरफ्तार किया है इनसे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, वो कहेगा कि ऐसी फारग इन्वेस्टिगेशन किस बात की। आप देखिए अब तक इमरान अहमद ख़ान नियाज़ी, उसके मुतासरीन या उसके फॉलोअर्स किसी के ख़िलाफ़ कोई किसी केस की इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी गई। अगर इन्वेस्टिगेशन हुई है तो मावराए आइन और मावराने कानून कोई इन्वेस्टिगेशन हुई है, अदरवाइज़ कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होने दी गई। यहाँ पे चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट का दामाद जो कि चीफ़ जस्टिस साहब ने बाकायदा कैंपेन चला के और अपनी मर्ज़ी के DPO DCO और SHO तक लगवा के, यानी कि ये पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा है कि अमीर पट्टी साहब ने अपने दामाद के ज़िमनी इलेक्शन के दौरान वहाँ के थानों के SHO तक तब्दील करवाए थे। इस शख्स ने बराह रास्त मुदाखलत करके, बराह रास्त चीफ जस्टिस ऑफ लाहौर हाई कोर्ट बराह रास्त मुदाखलत करके कह रहा था कि ये वाला SHO हटा दो, और जुडिशल आर्डर के जरिए कह रहा था। यार ये भी नहीं कि बंदा IG को रिक्वेस्ट कर लेता है कि IG साहब ये SHO ज़रा हटा दे और ये लगा दे, नहीं वो जुडिशल आर्डर जारी करी जा रहा था। यार आप डिटाई की, आप दीदा दलेरी की, आप आइन शिकनी की, आप कानून शिकनी की लिमिट देखें, और अब उसका बैकलैश आ गया, अगले ने चुक लिया दामाद साहब, और हिम्मत नहीं है कि उसका नोटिस ले सके या किसी कुलीग को ही कह दे कि यार इसका जरा नोटिस तो लेके मुझे केस भेज, मैं ज़रा पूछूं उनसे कि कहाँ पे रखा है। हिम्मत ही नहीं है कि पूछ सकें, और वो पेश भी नहीं कर। इसीलिए तो कल्ले आशिका से मना करते थे, इसीलिए तो हजूर आपसे कहते थे कि धीरे चलें महाराज, धीरे चलें, इतने ट्रक ना पकड़ें और इतनी आइन के ऐसी तैसी ना करें कि जिन्होंने आइन के ऊपर अमल दरामद करवा के या करके आपको रिपोर्ट पेश करनी होती है कि सर ये हुक्म पे अमल दरामद हो गया है, वो कहने जा यार केड़ा आइन ठीक है, वो आकड़ गए हैं सर।
आपने आइन को, कानून को, तरीक़े कार को इतना बेवकूफ़ कर दिया है कि अब जो उसके ऊपर इतलाक़ करने वाली अथॉरिटीज़ हैं वो बागी हो गई, वो कहते जा नहीं करता। आईजी कहता है मैं हाई कोर्ट का हुक्म नहीं मानता, कहने की ज़रूरत नहीं है, उसका अमल बोल रहा है। वो कहता है एक केस में ज़मानत दोगे मैं दूसरे में फड़ूंगा, दूसरे में ज़मानत दोगे मैं तीसरे में फड़ूंगा, तीसरे में ज़मानत दोगे मैं उसको फाड़ के चौथा केस उसके ऊपर दर्ज करूंगा, केस दर्ज ना भी हुआ हो मैं चौथा केस उसे थाने ले जा के दर्ज करूंगा, तुम चौथे में ज़मानत दोगे मैं पाँचवें में गिरफ्तार करूंगा, अब करके दिखाओ। ये भरम ही होता है, अदारों ने अपने अहकामात पे जो अमल दरामद करवाना होता है ये भरम होता है। तो नतीजे के तौर पे अब सर अपना दमाद चुकाया गया है और उसके लिए आप कुछ नहीं कर पा रहे मां सिवाय कि पता नहीं अब फ़ोन के ऊपर क्या करते होंगे, लोगों को क्या कहते होंगे, अपनी साहबजादी का मुकाबला कैसे करेंगे, लेकिन या सामना कैसे करेंगे जब वो पूछेगी कि बाबा वो कहाँ हैं, तो आप क्या जवाब देंगे सर? ठीक है ना। वो किसी साहब से मैंने पूछवाया कि वो कहाँ हैं यार, तो उन्होंने कहा कि वो अफ़गानिस्तान की पहाड़ियों के ऊपर जाते हुए देखे गए हैं, अफगानिस्तान की तरफ, वो तो आडा बेड़ा ही था। और इसके बाद क्या होना था, इसके बाद दोनों तरफ कह के लगे और फ़ोन काट दिया गया। तो मैंने किसी साहब को फ़ोन किया था कि सर जी वो अली शाही को हैं कहाँ हैं, वो कहाँ हैं? उन्होंने कहा हमें क्या पता कहाँ है, वो अफगानिस्तान के पहाड़ियों की तरफ जाते हुए देखे गए थे। ठीक है, तो मेरा मतलब है कि जहाँ पे जो है इमरान रियाज खान साहब हैं वहीं पे उनको पहुंचा दिया गया होगा, मैं ये अज्यूम करता हूँ। ठीक है, वहीं पे पहुंचा दिया गया होगा, हो सकता है कमरे भी साथ साथ हों और शाम की चाय भी वो इकट्ठे ही पिए बैठ के पीते हों और साथ में बिस्किट भी खाते हों, और जो केक होता है उसके बिल्कुल साइड वाला जो निस्बतन सख्त लेकिन अंदर से नरम पीस होता है, जो बिल्कुल साइड से उतरता है, वो भी खाते हों एक दूसरे से ले के। क्या कहा जा सकता है, लेकिन बहरहाल जो बेवकूफ़ कर दिया गया। ये मैंने आज का व्लॉग जो था, मौजू कोई नहीं था, तो मैंने कहा कि एक फ़ोन आ गया बैठे बिठाए, और फ़ोन जो था वो एक नीम यूथी किस्म के दोस्त का था। वो यूरोप में रहते हैं, लेकिन पीटीआई का पूरे यूरोप में कहीं पे भी कोई मुजाहरा हो उसको वो मिस नहीं करते और वो वहाँ पे जाते हैं। वो धरने में हिस्सा लेने के लिए अपने बीवी बच्चों समेत जो थे वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे 2014 में, और जब धरने की रात जो थी उनका राब्ता अपने वालिद साहब से मुनक़ता था, तो फिर उनके वालिद साहब का खाकसार को फ़ोन आया था कि उससे राब्ता नहीं हो रहा, और वहाँ पे इतला ये है कि वहाँ पे कुछ लोग जो है वो मारे भी गए हैं, तो आप ज़रा अपने ज़राए इस्तेमाल करें। तो खैर फिर हमने कुछ दोस्तों से कहा सुना, कुछ जर्नलिस्टों से कहा कि यार इस तरह की फैमिली है, तो ये उनका नंबर है, तो उनका नंबर खैर वहाँ पे लग गया। तो उन्होंने फिर हमें उनकी सलामती और फिर कहा कि जी अब नंबर उनका ऑन हो गया है तो आप ज़रा उनसे बात कर लें। फिर हमने बात करके वो वाले इतने के डेडिकेटेड वो यूथी हैं, तो उन्होंने कहा कि जी वो अब टोटरू काँप रहा था उनका अंदर से। तो मैंने कहा कि खैरियत है? उन्होंने कहा कि वो हुकूमत ने ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का ऐलान किया है कि जो जो के जलसों में और इनके मुजाहरों में शरीक होते रहे हैं, तो क्या ये कार्रवाई हमारे घर की दहलीज़ भी टापेगी? तो मैंने कहा भाई मैं तो आपको उस वक्त भी मना करता था। उन्होंने कहा हाँ आप तो मना किया करते थे, लेकिन अब देखें ना पाकिस्तान के निज़ाम के ऊपर दिल कुड़ता था और हम चाहते थे कि यहाँ पे कोई मुस्बत तब्दीली आए, और हमने तो ख़ान को जो था वो ये समझा था। मैंने कहा अगर आपने अब उसका असल चेहरा जान लिया है तो फिर मैं इस शर्त पे अगली पार्टी से बात करूँगा। उन्होंने कहा नहीं अब मुझे अकल आ गई। मैं कहा नहीं पहले भी तो अकल सी हैं, करोड़ों पाउंड तुसी बैठे हुए हर महीने कमाते हो, तो मेरा मतलब लखां पाउंड और करोड़ों रुपया आप कमाते हैं बैठे हुए, कुछ ना करके भी अपनी इन्वेस्टमेंट के बलबूते के ऊपर। अकल है तो कमाते हैं ना, बस आपकी पॉलिटिकल इंटेलेक्ट जो है वो थोड़ी सी वीक थी, तो इसलिए आप एक ड्रामेबाज के झूठे के हत्थे चढ़ गए। उन्होंने कहा जरा पता करके बताएं। तो मैंने एक साहब को फ़ोन किया, तो मैंने उन्हें कहा कि जी इस तरह का एक केस है, तो बताइए वो क्या उनके साथ सलूक होगा। उन्होंने कहा जी उन्हें ये किससे शक पड़ा कि उनके साथ कोई बुरा होने जा रहा है। मैंने कहा कोई वीडियो अपलोड हुई है जिसमें कोई साहब कह रहे हैं कि मेरा जो है वो पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया गया है। उन्होंने कहा उस वीडियो के क्रेडेंशियल्स आपने चेक किए हैं?
میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا جی پہلے چیک کر لیں. تو وہ ویڈیو جب ہم نے اس کے کریڈینشیل چیک کیے تو وہ ایک فیک ویڈیو تھی, وہ پی ٹی آئی کے پروپیگنڈے کا حصہ تھی, جس کے تحت پی ٹی آئی جو تھی وہ جعلی قسم کا پروپیگنڈا کرتی ہے. پھر اس کے فالوور جو ہیں وہ اصلی حرکتیں بھی شروع کر دیتے ہیں. جس طرح ایک نامعقول آدمی نے جو مردان کا رہنے والا تھا, سعودی عرب میں تھا, اس نے جب پچھلے سال عمران خان کو حکومت سے نکالے جانے کے اوپر پاکستان کا جھنڈا جلایا تھا, تو جب پاکستان واپس پہنچا تو قابو آ گیا تھا. ٹھیک ہے, تو وہ جعلی حرکتیں کرتے ہیں. یہ جو ویڈیو چڑھائی گئی تھی کہ ایک صاحب جو ہیں وہ آگے کہہ رہے ہیں کہ میں نے پاسپورٹ رینیو کروانے کے لیے اپروچ کیا ہے تو مجھے بتایا گیا ہے کہ میرا اکاؤنٹ بلاک ہو گیا, وہ فیک ویڈیو تھی. جب میں نے پوری اس پہ ریسرچ کی تو میں نے صاحب کو بتایا وہ تو فیک ہے. تو کہتے یار فیک ہے تو پھر آپ مجھ سے یہ بات کیوں کر رہے ہیں؟ میں نے کہا ہاں آپ کی بات تو درست ہے. میں نے کہا ویسے سر دوسری اسٹریٹجی بھی تو ہو سکتی ہے نا. کیا؟ میں نے کہا کہ مارے نہ ڈرایا چنگا. انہوں نے کہا اگر وہ خود ہی ڈری جا رہے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں, ہمارا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم ان کے خلاف کوئی کارروائی کریں. ہاں البتہ کے بعد امپورٹنٹ گل شروع ہوتی ہے. البتہ جو حرکات جناب عادل راجہ یا حیدر مہدی یا شاہین سہبائی یا اس طرح کے جو لوگ کرتے ہیں وہ ادارے کے اندر براہ راست حملہ آور ہوتے ہیں اور باقاعدہ لوگوں کے نام لے کے کہتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں یہ اس کا ڈیزگنیشن ہے, فلاں جگہ پہ اس کا گھر ہے, اس نمبر پہ جا کے بیل بجائیں اور جو بھی باہر نکلے اس کو پڑھ جائیں. جن لوگوں نے یہ کہہ رکھا ہوا ہے ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہے, ان کا پیچھا کیا جائے گا لیکن لیگل کورس کے ساتھ. ٹھیک ہے, میجر عادل راجہ کے خلاف درخواست دی گئی باقاعدہ برطانوی حکومت کو اور اتنا بڑا کیس تیار کیا گیا. انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو وہ کیس دکھا نہیں سکتے ہیں, لیکن باقاعدہ موٹیاں فائلاں تیار کیتیاں گئیں کہ یہ اس نے کہا. پھر اس کی ٹرانسکرپشن ہوئی, ٹرانسکرپشن کر کے اس کے انگریزی ترجمے کیے گئے, پھر وہ انگریزی ترجمے گوروں کو پیش کیے گئے, پھر گوروں نے اس کے انالیسس کیے, پھر اس کے خلاف وہ کیس جو تھا وہ انیشیٹ کیا گیا دہشت گردی کا, جس کے تحت بلا کے اس کی انٹیروگیشن کی گئی ہے اور مزید بھی کی جائے گی. تو آپ اس سے, اور اس کیس کی بنیاد کے اوپر یوٹیوب نے ان کا اکاؤنٹ جو تھا وہ پہلے سسپینڈ کیا, اب مستقل طور پہ آف کر دیا ہے کیونکہ وہ وائلنس انسائٹ کر رہے تھے, وہ لوگوں کے اوپر کو تشدد کے اوپر, مار کٹائی کے اوپر ابھار رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تو انہیں کہیں کہ سکون سے اپنے گھر بیٹھیں, چل کریں, ٹھیک ہے, پاکستان بھی واپس آ جائیں, چلے جائیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر وہ کہیں پہ وائلنس انسائٹ کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں, نعرے لگانے تک بھی کوئی حرج نہیں ہے, لیکن یہاں پہ انہوں نے لوگوں کو ابھارا ہے کہ اٹھو اور باہر نکلو اور پاکستان میں باہر نکل کے آگ لگا دو. یہ آگ لگانے والے نہیں چھوڑے جائیں گے. ٹھیک ہے, اور لیگل کورس سے ان کے خلاف ایکشن کی جائے گی باقاعدہ قانونی طریقے سے. یہ نہیں ہوگا کہ راشد مراد کی طرح یا احمد وقاص گرایا کی طرح کو کرائے کے قاتل ہائر کر کے تو ان کا پیچھا کیا جائے, یہ نہیں ہوگا. وہاں کی حکومتوں سے باقاعدہ لیگل طریقے سے, عدالتوں کے ذریعے, وہاں کی پولیس کے ذریعے کارروائی کی جائے گی. تو خیر میں نے اپنی پارٹی کو تسلی دے دی کیونکہ وہ اس طرح کی کسی سرگرمی کے اندر ملوث نہیں ہے بقول ان کے اپنے. میں اگر تو آپ نے اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کی تو زندہ باد, اور اگر آپ نے حرکت کی ہے تو پھر سر بھگتیے گا. ٹھیک ہے, ویسے بھی آپ کے پاس یار شنجن ممالک میں سے ایک ملک کا پاسپورٹ ہے, آپ کو کیا ضرورت ہے اتنا پریشان ہونے کی. لے دے کے گھر ہی رہ گیا نا, وہ آپ مجھے کاغذات میں فروخت کر دیجئے, میں خرید لیتا ہوں ہیں آج ہی, تاکہ کل کو جب آپ کے جائے اثاثوں کے اوپر قابو پایا جائے تو میں جا کے کہہ سکوں یہ تو میرا ہے. جب کبھی آپ نے پاکستان واپس آنا ہوا تو ہم آپ کو یہ امانت لوٹا دیں گے, اس کے علاوہ آپ کا کیا ہے یہاں پر. ٹھیک, بات ان کے دل کو لگی ہے, لیکن فی الحال یہ پیغام باقی احباب کے لیے بھی ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.